दुनिया के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते कि किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आप जंगलों को खत्म कर रहे हैं, हजारों लाखों वन्य जीवों का आशियाना उजाड़ रहे हैं। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य हो, मध्य प्रदेश का बक्सवाहा या पन्ना हो, दिल्ली एनसीआर की अरावली हो या फिर हालिया मामला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगलों को उजाड़ने का। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। बीते कुछ दिनों से हैदराबाद यूनिवर्सिटी खबरों में छाया हुआ है, कारण कि तेलंगाना सरकार कैंपस की 400 एकड़ जमीन को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए नीलाम करना चाहती है। इस जमीन की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए तक जा सकती है। ये फॉरेस्ट लैंड हैदराबाद के गोचीबोली में स्थित है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस के भीतर आता है। तो शुरुआत होती है रविवार की दोपहर को, जब बड़ी संख्या में कैंपस के अंदर बुलडोजर्स और पुलिस बल दाखिल होते हैं। जैसे ही जंगलों को साफ करने की कार्रवाई शुरू होती है, स्टूडेंट्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पहले से ही तैयार था। लगभग 50 से भी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया और तब से वहां दिन रात बुलडोजर चल रहे हैं और जंगल को साफ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स जब भी विरोध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन पर पुलिस द्वारा भारी बल प्रयोग किया जा रहा है। मेरा नाम संध्या है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बीते कई दिनों से एक मोर्चा खड़ा किया है, एक मूवमेंट शुरू किया है प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति को बचाने के लिए, उस जमीन के लिए जिस जमीन को वो 400 एकड़ जमीन जिसे तेलंगाना सरकार अपना बता रही है और अपना दावा करते हुए वहां पे बुलडोजर चला रही है। वो जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो जमीन है जहाँ पे कि हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हैं और लगभग सैकड़ों वाइल्ड लाइफ स्पीसीज उस जमीन में हैबिटेट है, सालों से वहां रह रहे हैं। उनका घर छीना जा रहा है, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। 30 मार्च को दोपहर के करीब 2:30-3 बजे हमें ये बात पता चली, स्टूडेंट्स को पता चली कि कुछ जेसीबी मशीन्स आई हुई हैं हैदराबाद के ईस्ट कैंपस में, जो वहाँ के जो पेड़ हैं उनको काटने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके विरोध में वहां गए प्रोटेस्ट करने। वहां पहले से तेलंगाना की पुलिस आई हुई थी। उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, उनको वहां अपने वैन में डाला, डिटेंशन में रखा। करीब 3-4 बजे से रात 9 बजे तक उन्हें डिटेंशन में रखा। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। करीब 53 स्टूडेंट्स को उसने डिटेन किया था, जिसमें 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है और वो अभी भी कस्टडी में है। उसके बाद से इस कैंपस में लगातार स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, मार्च कर रही है, लेकिन फिर भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट वो सुन नहीं रही है। जब सबसे पहली बार बुलडोजर आया 10 तारीख के लगभग, तब हमने उसका विरोध किया और बुलडोजर चला गया था। लेकिन ये 30 तारीख को जो बुलडोजर लेके आए हैं, लगातार तब से 4 दिनों से ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। उस 400 एकड़ के लैंड में लगभग खाली कर दिया है उसको, और जो पेड़ काटे थे उसमें आज आग भी लगा दी। वो पूरा जला देना चाहते हैं, वो नामो निशान नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कंसर्न है। मीडिया में खबर आने के बाद जब विवाद बढ़ा, तो तेलंगाना सरकार के औद्योगिक निगम यानी कि टीजीआईसी ने बयान दिया कि सीमांकन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही सहमति दी थी, जबकि प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके इस बात का खंडन किया और कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 400 एकड़ भूमि के सर्वेक्षण के लिए कोई सीमांकन नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये सफाई तब आई जब मीडिया में ये बात चली कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये ज़मीन तेलंगाना सरकार की है और वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालय को आवंटित किसी भी भूमि का हस्तांतरण केवल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की औपचारिक सहमति से ही हो सकता है, जैसा कि संविधान 13 के खंड 9 में उल्लेखित है। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 6 नामित सदस्य शामिल हैं, जो कि विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से कार्य करते हैं। अर्थात कि तेलंगाना सरकार को विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी सहमति नहीं दी गई है। तेलंगाना सरकार और आईएमजी एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड के बीच लंबे समय से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह जमीन तेलंगाना सरकार की है। कागजों में यह जमीन राजस्व विभाग के पास है, अर्थात कि यह फॉरेस्ट लैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यह केस जीतने के बाद से ही तेलंगाना सरकार इस जमीन को नीलाम करना चाहती थी। जैसे ही ये बात चर्चा में आई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। बीते 1 सप्ताह से यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को लेकर विरोध और तेज हो चुका था।
मगर तब यह मामला और ज़्यादा एस्केलेट हो गया जब विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि यहाँ न तो हिरन है न ही बाघ हैं, बस केवल चतुर सियार हैं जो राज्य के विकास में बाधा डालना चाहते हैं। मतलब कि रेवंत रेड्डी ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि इस जंगल, जो कि कागजों में जंगल नहीं माना जाता, वहाँ वन्य जीव रहते हैं। जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भीतर के 400 एकड़ का यह जंगल आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रीन कवर है। सरकार इस जंगल को नीलाम कर यहाँ पर IT पार्क बनाना चाहती है। अगस्त 2009 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी और WWF इंडिया द्वारा किए गए एक जॉइंट सर्वे के अनुसार इस 400 एकड़ के जंगल में फ्लोरा एंड फौना के लगभग 455 प्रजाति पाए जाते हैं। फ्लोरा यानी कि वनस्पति और फौना यानी कि वन्य जीवों का समूह। यहाँ वनस्पति समूहों की संख्या 284 और वन्य जीवों के समूह की संख्या 171 पाई गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्पॉटेड डियर, 4 सिंघों वाले हिरन, पॉर्क्यूपाइन और कई अन्य दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। कैंपस के अंदर वाटर बॉडीज भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में एक जिम्मेदार बयान देने की बजाय विरोध करने वाले लोगों को तेलंगाना के विकास का बाधक बता दिया। वाटर बॉडीज को लेकर सरकार का कहना है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी के हैबिटेट को कोई नुकसान नहीं हो। ये उनके चिन्हित किए गए एरिया के अंतर्गत नहीं आता, मगर वहाँ चल रहे बुलडोजर ने अभी से ही एक बड़ा जैविक संकट उत्पन्न कर दिया है। कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वन्यजीव बेचैन होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। तेलंगाना सरकार के लिए ये एक्शन लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि कागजों में ये ज़मीन वन विभाग की नहीं बल्कि राजस्व की है। मतलब कि ये जंगल होकर भी जंगल नहीं माना जा रहा है। देश के कई क्षेत्रों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर राज्य सरकारें जंगल को राजस्व की जमीन बताकर उसे उजाड़ती रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उसने जंगल की परिभाषा को नए रूप में परिभाषित किया था। यह केस द गोदावर्मन केस के नाम से जाना गया। नीलगिरी के जंगलों में अतिक्रमण और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ TN गोदावर्मन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि ऐसे बहुत सारे जंगल हैं जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं माने जाते। ऐसे में उन जंगलों और वहाँ के स्पीशीज़ का कंजर्वेशन भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जो भी ज़मीन देखने से जंगल जैसा लग रहा है उसे जंगल के रूप में ही आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे वो किसी कानून के तहत फॉरेस्ट लैंड के रूप में नोटिफाइड हो या फिर नहीं हो। मतलब कि फॉरेस्ट के डिक्शनरी मीनिंग को ही बदल दिया गया। ऐसे में किसी फॉरेस्ट लैंड पर कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। इस जजमेंट ने भारत के फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई थी और इसके बाद भारत सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन पॉइंट्स को शामिल भी किया था। बावजूद इसके अभी भी कई राज्यों में इसकी अनदेखी होती रहती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के एक डेटा के अनुसार भारत ने बीते 2.5 दशकों में 23 लाख हेक्टेयर जंगल को खोया है, यानी कि सन 2000 से भारत का फॉरेस्ट कवर 6% तक कम हुआ है। बीते 2 दशकों में हिरन और सांभर जैसे वन्यजीवों की संख्या भी बहुत तेज़ी से घटी है, क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन की वजह से इनके हैबिटेट को बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या ऐसे में इस तरह की कार्रवाई जायज़ है? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। नमस्कार।